हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो गई थी और हमें सॉल्व करने थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक जो है कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उसकी थ्योरी जो है मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलती है थ्योरी, इसलिए मैंने अलग से आपको नहीं पढ़ाई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्रॉस चेक आपको कैसे करना है क्वेश्चन में वो आपको समझा दूंगा, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो लास्ट में आप उसको लिख लीजिए और लास्ट में आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनको हमें शो करना होता है साई के फॉर्म में। मतलब आप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल पढ़ते हो, जैसे हाइब्रिडेशन हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहाँ पर हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, जैसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है। तो sp हाइब्रिडेशन हम क्या कर रहे हैं कि एक s और एक p मिलके क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। और वो कैसे बोल रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ लिख देता हूँ LCAO। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम शो कर रहे हैं साई से। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक s और एक p मिलके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको मैंने किससे बता दिया, साई 1 से और साई 2 से। ऐसे अगर मैं बात करूँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, तो एक s और दो p ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, और कितने बना रहे हैं, 3। तो मैंने इसको बता दिया साई 1, साई 2 और साई 3 से। अब एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सा ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन सही है और कौन सा सही नहीं है, ये पूछता है। अब यहाँ पर क्या है, या तो आप क्या करो, इसका एक तरीका ये है कि आप इसको लिखो एक जगह और उसको रट लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पूरी डेरिवेशन होती है। अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी डेरिवेशन करने बैठ जाओ। तो मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूं कि इसको कैसे क्रॉस चेक करना है, और लास्ट में अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप उसको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 की पॉइंट्स लिख रखे हैं कि अगर आपके साई का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है या नहीं है, उसको कैसे चेक करें। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है एस। देखिए S जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी S जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का। तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि sp हाइब्रिडेशन में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो वहां पर दोनों में s का कंट्रीब्यूशन बराबर है। ठीक है, sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तीनों में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बराबर है। अभी हम इसके बाद sp3 देखेंगे, तो sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, चारों में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर आपको मेन जो चीज करनी है इन इक्वेशन में वो ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है इनकी हम बात कर रहे हैं, या कोफिशिएंट कह सकते हो आप। ये हमको मेनली ये चेक करना है कि भाई आगे क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और वैल्यू क्या आएगी। सारा खेल इसी का है। बाकी तो इक्वेशन में आप देखोगे कि s और px है, s px है, s px py है, तो ये सारा खेल है कि आपको कोफिशिएंट चेक करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट s का है वो ये है कि s के लिए जो कोफिशिएंट है वो फिक्स होगा, वो होगा +1/√n। क्या होगा, +1/√n। अब n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp के लिए 2 हो जाएंगे, sp2 के लिए 3 हो जाएंगे, और sp3 के लिए क्या हो जाएंगे, 4। समझ में आ रही बात। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि s के लिए जो कोफिशिएंट होगा, पहली बात तो हमेशा प्लस में होगा, हमेशा क्या होगा, प्लस में, माइनस साइन नहीं आएगा। दूसरी बात 1/√n। n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये हुआ कि sp है अगर तो 2 हो जाएंगे, sp2 है तो 3 हो जाएगी वैल्यू, और sp3 है तो वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि s का जो कोफिशिएंट है वो तो फिक्स हो गया। इसका मतलब जब आप साई 1 साई 2 लिखोगे तो यहाँ पर आपने लिख रखा है साई 2s। क्या लिख रखा है, साई 2s। यहाँ भी साई 2s लिखा, यहाँ साई 2s लिखा हुआ, यहाँ साई 2s, यहाँ साई 2s। अभी साई sp3 की भी हम बात करेंगे। तो हमने क्या देखा कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपको s का जो कोफिशिएंट लिखना है वो क्या लिखना है, एक तो प्लस में लिखना है, और 1/√n। अब यहाँ पर sp के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये आ जाएगा +1/√2। क्या आ जाएगा, +1/, हालांकि प्लस मेंशन नहीं, मतलब प्लस ही है वो, तो 1/√2, 1/√2 ये आ गया। और इसकी अगर हम बात करें sp2 की, तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3।
एक चीज़ तो हमने कर ली कि भाई s का जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्लियर हो गया कि sp के लिए 1/√2, sp2 के लिए 1/√3 और sp3 की अगर हम बात करेंगे तो 1/√4 कह सकते हो, जो कि एक्चुअल में 1/2 हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन का मतलब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमने कहा था इंटीग्रेशन में, हमने कहा था psi1 या psi i कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट d tau इक्वल्स टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमने कही थी। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, आपको क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है एक साई फंक्शन में, जो कोफिशिएंट है उनके सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और उनको ऐड करो, उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 1। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी किसी भी आप इक्वेशन को ले लो, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम ए बी सी के नाम से अगर कहें तो ये जैसे मैंने कहा a1 हो गया और ये हो गया b1, ये मैंने कहा a2 हो गया, ये हो गया b2। समझ में आ रही बात? या एक्स वाई जेड भी आप कह सकते हो। तो ये मैंने कहा a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a1 हो गया। आप देखिए x के लिए अगर हम कह रहे हैं ये a1 हो गया, सॉरी a1 और b1, a2 b2 और ये मैंने कह दिया C2, A3 B3 और ये C3, इस टाइप से। तो कहने का मतलब मैं एक अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए मैं इक्वेशन इसकी बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन को जब मैं देखूंगा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, तो आपको क्या करना है, जितने भी कोफिशिएंट है उन सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो, उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर भी क्या आ सकता है, आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर 1 2 3 कैसे चेंज हो रहा है, साई के हिसाब से। साई 1 है तो 1 कह दिया, 2 है तो 2 कह दिया, 3 है तो 3 कह दिया। और यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट अगर मैं इसको a कह रहा हूँ 2s के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, etc। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो इसके लिए मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर अब देखिए जरूरी नहीं है 4 कोफिशिएंट हो, यहाँ 2 ही कोफिशिएंट है। तो अब मैंने क्या करा, पहला कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 आना चाहिए, मैं चेक करता हूँ। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना आता है, 1/2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना आता है, 1/2। तो 1/2 कितने हो गया, 1 हो गया। मतलब ये सही है कंडीशन, क्योंकि मैंने एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट लिख रखा है तो वो सही है, इसलिए हमने क्या करा, एक कंडीशन चेक कर ली। अब देखिए यहाँ पर इसका भी अगर आप चेक करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर भी 1/2 आता है और -1/√2 का स्क्वायर भी 1/2 आता है, तो सेम ही आएगा। मतलब ये भी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसके अलावा मैं ये एक इक्वेशन ये वाली चेक कर लेते हैं। तो जब आप ये वाली इक्वेशन चेक करेंगे, या आप चाहो तो इसके नीचे वाली भी चेक कर सकते हो, कोई सी भी चेक कर सकते हो, ये वाली चेक कर लेते हैं। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3, ठीक है। और √2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/3 प्लस 2/3 की अगर आप देखोगे वैल्यू तो ये आ जाएगा 3/3 इक्वल्स टू 1। तो कहने का ये भी फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर इस केस में क्या है कि प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका स्क्वायर प्लस ही आता है। अब मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी को कंडीशन लगाते हैं, यहाँ लगाता हूँ मैं नीचे। तो देखिए 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3, ठीक है। अब -1/√6 है, तो -1/√6 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। और ये है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। समझ आ रही बात, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। अब देखिए नीचे का भी लेता तो भी प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रिजल्ट आता। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या करा, 6 LCM ले लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 एज इट इज आएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 6/6 आ रहा है, इसकी मतलब वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या चेक करा कि s की कोफिशिएंट की वैल्यू फिक्स हमको पता चल गई कि कितनी होनी चाहिए। दूसरी हमने नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा ली। तो कोई भी अगर इक्वेशन आपको चेक करनी है सही है या नहीं है, तो आप नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि s के लिए आपको किसी भी और चीज़ की हेल्प की जरूरत नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आप हर इक्वेशन में अलग अलग चेक कर सकते हो। मतलब इसकी अलग चेक कर सकते हो, इसकी अलग चेक कर सकते हो, इसकी अलग चेक कर सकते हो, इन सब की अलग अलग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्थोगोनल। लेकिन ऑर्थोगोनल के लिए आपको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन में आप चेक नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात। ऑर्थोगोनल के लिए आपको कम से कम, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसको। समझ में आ रही बात। तो यहां पर हम ऑर्थोगोनल की कंडीशन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कम से कम 2 इक्वेशन चेक करनी है कि ये जो 2 इक्वेशन है ये आपस में सही है या नहीं है। अकेली इक्वेशन में आप ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन चेक नहीं कर सकते।
तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 में से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आप सेपरेटली चेक कर सकते हैं और 1 पॉइंट जो है जिसमें आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मतलब 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए। अब देखिए अगर आपको याद हो तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन जस्ट अपोजिट चलती है। नॉर्मलाइजेशन में जो वैल्यू है वो 1 आती है इंटीग्रेशन की, और ऑर्थोगोनल में जो वैल्यू है वो क्या आती है, 0 आती है। नॉर्मलाइजेशन में जो i की वैल्यू है वो सेम चलती है, मतलब दोनों में हम i लिखते हैं, और ऑर्थोगोनल के लिए हम लिखते हैं i और j। समझ आ रही बात? यहाँ पर अगर मैं ऑर्थोगोनल की कंडीशन कहूँ तो अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे साई i साई j स्टार डी टॉ इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे साई i स्टार साई j डी टॉ इक्वल्स टू 0। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जब मैं कोफिशिएंट की बात करूंगा तो देखिए वहां पर आपने कोफिशिएंट नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या कहा था, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्रॉस चेक कर रहे हैं, 2 इक्वेशन मैंने कहा 1 और 2 को चेक कर रहे हैं ऑर्थोगोनल की कंडीशन में, तो आप क्या करोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस d1 d2 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने 4 कोफिशिएंट इसलिए लिख दी कि अगर मैक्सिमम 4 हो तो, अगर 2 हैं तो 2 ही, 3 है तो 3, 4 कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 और 2 की बात करी, अगर इक्वेशन 1 और 3 करूंगा तो 1 और 3 लिखना है, 2 और 3 करूंगा तो 2 और 3 लिखना है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये तो सिंपल है, अगर इसको अगर आप चेक करो इसी कंसेप्ट से तो कैसे चेक करेंगे, मतलब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन तो फॉलो होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल की कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। इसको मैं चेक कर लेता हूं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो अब यहां पर a1 और a2, तो a1 ये है और a2 ये है, तो 1/√2 लिख देता हूं, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, ठीक है। तो ये तो हो गया a1 a2। अब ये b1 b2, देखिए a1 a2 b1 b2 आपको ध्यान रखना सेम चलने चाहिए, 2s है तो 2s है, 2px है तो 2px है, ठीक है। तो यहाँ पर ये a1 a2 हो गया। अब b1 b2 की बात करें तो ये मैंने लिख दिया प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, b1 b2, तो b1 क्या है 1/√2 और b2 क्या है -1/√2, b2 क्या है -1/√2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप इसको देखेंगे 1/√2 क्या हो गया 1/2 हो गया, और 1/√2 -1/√2 क्या हो गया -1/2 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है कि आपने क्या करा, ऑर्थोगोनल की कंडीशन चेक कर ली साई 1 और साई 2 के लिए। इसी प्रकार से आप साई 1 साई 2 यहाँ भी चेक कर सकते हैं, साई 1 साई 3 चेक कर सकते हैं, साई 2 साई 3 चेक कर सकते हैं। अब देखिए सारी चेक करना पॉसिबल नहीं है, ये आप इसको मैं एक और करके बताता हूँ, साई 1 साई 2 ये वाले। तो जब मैं ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें तो देखिए साई 1 साई 2 की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा a1 a2, तो ये मैंने लिख दिया 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पर x का कंपोनेंट है, y का है ही नहीं, तो y का 0 मान लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको केवल इन दोनों को और इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को चेक करेंगे तो मैंने लिख दिया प्लस, ये हो गया √2/3, तो ये मैंने लिखा √2/3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये माइनस में है तो -1/√6 हो जाएगा, तो ये होगा -1/√6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये मैंने लिख दिया माइनस। अब ऊपर तो 2 है और नीचे क्या है 3√6 है, क्या है 3√6 है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके ये √2/3 हो गया, ये 1/√6 हो गया, तो ये आपने 1/√3 a1 a2 को मल्टीप्लाई कर लिया प्लस b1 और b2, तो ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/√6, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस में रूट। अब देखिए √2 ऊपर है और √3 और √6 यहाँ है, तो इसको अगर मैं एक साथ लिखूँ तो ये आप या तो सिंपल ऐसा कह सकते हैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये आपके सिंपल मैंने क्या करा, √2/3 था और वो था 1/√6, तो √2 से √6 को मैंने कैंसिल आउट करा तो 3 रह गया, तो ये हो गया 1/3, तो 1/3 माइनस 1/3 क्या हो गया 0। तो ये आपके ऑर्थोगोनल की कंडीशन फॉलो हो गई। तो अब आप क्या है कि साई 1 साई 2 में मैंने आपको बता दिया
आप चाहे तो psi1 psi3 लगा सकते हो, चाहे तो psi2 psi3 लगा सकते हो। तो ये सारी कंडीशन आपके ऑर्थोगोनल की होगी। लास्ट में परसेंटेज पी कैरेक्टर, ये भी एक तरीका होता है चेक करने का। अब यहाँ पर कोई भी इक्वेशन अगर लिखी हुई है, इसके लिए आपको और किसी इक्वेशन की जरूरत नहीं है चेक करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन अगर लिखी हुई है तो वहाँ पर परसेंटेज और परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर आप टैली कर सकते हो। कैसे टैली कर सकते हो कि जैसे एस भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एस में कितने परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं 50% और पी में कितने होते हैं 50%। तो इसकी हर इक्वेशन में ये रिजल्ट आना चाहिए। ऐसे ही sp2 में एस के कितने होते हैं 33% और टोटल पी के कितने होते हैं 33.3 कह दो 66.6%। तो यहाँ पर इसको चेक कैसे करना है मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि यहाँ पर परसेंटेज जो कैरेक्टर आपको चेक करने हैं वो कैसे करने हैं। परसेंटेज कैरेक्टर चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है उनका आप स्क्वायर कर लो। क्या कर दो, स्क्वायर। जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लो, उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैं करके बता देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं psi1, इसमें एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है चेक करने के लिए, psi1 की मैंने बात करी। तो यहाँ जो psi2 है इसका कोफिशिएंट क्या है 1/√2, तो 1/√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब s के कैरेक्टर कितने 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया इंटू 100 करेंगे तो 50%। ठीक है। ऐसे अगर मैं p की बात करूं तो यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 मतलब 50%। सेम यहाँ पर होगा। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो प्लस का माइनस का कोई रोल ही नहीं है, वो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके 50% आ जाएगा, यहाँ भी 50%। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अब जब आप इसको इक्वेशन को देखोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो इसमें भी आपके psi1 में 50% s और 50% p कैरेक्टर आ रहे हैं और psi2 में भी आपके 50% s और 50% p कैरेक्टर आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं psi1 ये वाला चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ऐसे ही आप psi2 psi3 सब चेक कर सकते हैं, मैं आपको ये करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब आप चेक करोगे psi1 को, तो psi1 में आपने देखा 1/√3 है, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 इंटू 100 मतलब 33.33%। सही है, सही आ रहा है आपके sp2 के हिसाब से यही आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बात करी इसकी p की कैरेक्टर की। देखिए हर इक्वेशन में अब यहाँ पर एक ही है तो टोटल p आ जाएगा, और अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो इन जितने भी p है उन सबको ऐड करना पड़ेगा परसेंटेज को, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा √2/3 p है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 इंटू 100 आप करोगे तो 66.6% आ जाएगा, या 67 जो भी आप कहना चाहो, 66.7 कहो या 66.67 कहो एक ही बात है। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज जो है मैच हो रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं इस इक्वेशन को भी चेक करूँ तो इस इक्वेशन में क्या होगा एस तो एज इट इज है। अब यहाँ पर p को 2 बार आपको लेना पड़ेगा, तो p में आपके 2 बार मतलब 2 अलग अलग हैं, तो इसको मैंने क्या करा 1/√6 का स्क्वायर करा, तो ये हो गया 1/6 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करा तो ये हो गया 1/2। ठीक है। तो ये हो गया 1/√6 का स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा और 1/√2 का स्क्वायर प्लस हो गया। अब इसको आप पहले सिंपल ऐड कर लो कितना आ रहा है, तो ये आपने कहा 1/6 और ये हो गया 1/2, तो 6 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 4/6 मतलब 2/3, 2/3 इंटू 100 इक्वल्स टू 66.67%। समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब ये वाला कंसेप्ट भी आपके सॉल्व हो गया। तो ये जो चारों तरीके हैं इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो सही दे रखा है या नहीं दे रखा है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर जब भी आप कोफिशिएंट की बात करोगे तो आप देखोगे s के कोफिशिएंट सेम चलेंगे, तो s के सेम चल रहे हैं तो यहाँ पर s के कोफिशिएंट सेम चल रहे हैं। sp में 1/√2 चलेंगे, sp2 में 1/√3 चलेंगे और sp3 में 1/√4 मतलब 1/2 चलेंगे। अभी मैं करवा रहा हूँ आपको। उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपके दोनों बराबर हैं, एक प्लस में एक माइनस में। देखिए एज इट इज सेम नहीं होगा बिल्कुल भी। अब आप चाहोगे ये दोनों एज इट इज सेम हो जाए, पॉसिबल नहीं है, फिर वो अलग अलग कहाँ हुआ है। तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट है SPX, यहाँ भी 2 कंपोनेंट है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ तो 3 हैं, क्योंकि sp2 में हमको 3 पता है, 1 s और 2 p, तो यहाँ तो दोनों 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ही दिख रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जब मैंने बात करी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ BeCl2 ले लेता हूँ, या कुछ भी आप अपने मन से इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा BeCl2, तो ये मैंने कहा ये Be है और ये Cl2 हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये x एक्सिस है, तो इस एक्सिस पर दोनों ऑर्बिटल जो हैं, जैसे आप इसको डायग्रामेटिकली बनाते तो ऐसे बना देते हो, तो इस एक्सिस पर जो दोनों ऑर्बिटल हैं वहाँ पर s भी काम आ रहा है और p भी काम आ रहा है, क्योंकि s स्फेरिकल है तो काम आएगा ही आएगा। दोनों p काम आ रहे हैं,
मतलब एक S और एक P है तो दोनों काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें S है और P एक ही है, तो S भी काम आ रहा है, P भी काम आ रहा है, S भी काम आ रहा है और P भी काम आ रहा है। ठीक है, इसमें भी S और P काम आ रहा है, इसमें भी S और P काम आ रहा है। अब ये तो थी बात sp की। अब अगर मैं कहूँ BCl3 का एग्जाम्पल, ये BCl3, तो BCl3 का एग्जाम्पल में मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि स्क्वायर प्लेनर है, सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रखी है। तो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि अगर ये एक एक्स एक्सिस मान लूँ मैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें केवल S और Px का कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, और बाकी के जो दो हैं इसमें S का भी है, Px का भी है और Py का भी है। इसमें S का भी है, Px का भी है और Py का भी है। तो आप देखोगे कि sp हाइब्रिड sp2 में हमने क्या देखा, एक जो ऑर्बिटल ये वाला है ये केवल S और Px की वजह से कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, तो इसमें हमने S का और Px का देखा, Py का नहीं है। लेकिन बाकी के जो दो है उसमें S भी है, Px भी है, Py भी है, तो यहाँ पर इसके तीनों आगे कोफिशिएंट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सारे कंसेप्ट जब आप दिमाग में रखोगे तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या आंसर सही नहीं है। दूसरी बात क्या है, एक चीज और बता देता हूँ आपको, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन के हिसाब से क्या है, ये तो फिक्स प्लस आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर अगर Px प्लस आ गया स्टार्टिंग में तो बाद वाले Px माइनस में आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ वाला Py अगर प्लस में आ गया तो बाद वाला माइनस में हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी हिंट है, बाकी ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये सारी कंडीशन अगर आप चेक करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है और कौन सा सही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करेंगे तो एक S और 3 P मिलके क्या कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं। और टोटली कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4। तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया, psi1 psi2 psi3 और psi4। अब यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि आपके 4 ऑर्बिटल हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 4 ऑर्बिटल हैं, तो ये जगह 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 4 है। अब इसमें से आपने कोई सा भी एक डिसाइड कर लिया, जैसे मान लीजिए ये डिसाइड कर लिया, तो मैंने क्या कहा कि ये पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पर है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा, केवल S और Px का होगा। तो आप देखेंगे एक को इसने केवल S और Px का कंट्रीब्यूशन माना है। उसके अलावा इसने क्या करा, दूसरे वाले में X और Z, मतलब ये तो इसने लिया ही लिया, ये यूं कह दिया मान लीजिए। तो अब ये या तो ये यूं कह दो, कैसे भी कह दो कि ये X एक्सिस है, तो ये इसने कहा Z एक्सिस है। तो यहाँ पर X और Z तल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी Y कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब इसने कहा कि एक ऑर्बिटल में केवल X का कंट्रीब्यूशन है, एक में X और Z का है, बाकी दो में तीनों का है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक में तो केवल आपके X है, Px है, एक में Px के साथ Pz है, और बाकी के जो दो हैं उसमें आपके Px भी है, Py भी है और Pz भी है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब आप ओवरऑल देखोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे याद नहीं रखना कि चारों के चारों आएंगे वहाँ पर कि भाई S Px Py Pz तीनों आए। वहाँ पर आपको देखना है कि एक में S और केवल Px है, एक में S Px और Pz है, और दो में आपके तीनों हैं। अब इसके अलावा जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे वो आपको ध्यान रखना है। S और स्फेरिकल शेप होता है तो S का जो मैंने बताया था कोफिशिएंट है वो है 1/√n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का रूट क्या होगा, 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर S के तो फिक्स हो गए, कोफिशिएंट 1/2 है। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं Px की, तो यहाँ पर जब आप कोफिशिएंट डिसाइड करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो कि परसेंटेज S कैरेक्टर और परसेंटेज P कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया था स्क्वायर करना है आपको। तो S के कोफिशिएंट का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू 100%, तो कितना हो गया 25%। तो यहाँ पर S का परसेंटेज 25 हो गया। तो जब आप P का निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही P है तो ये प्लस में आएगा। अब यहाँ पर जब आप इसका परसेंटेज निकालना चाहोगे तो 75 आना चाहिए। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो √3/2 का स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 100। तो 3/4 इंटू 100 हो गया 75%। तो कहने का मतलब है कि ये कोफिशिएंट अगर आप चाहो तो इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया √3/2, कितना हो गया 75%। इसके अलावा दूसरी ट्रिक क्या थी, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या थी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जितने भी कोफिशिएंट है उन सबका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए। तो 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/4, और √3/2 का स्क्वायर कितना है 3/4। तो ये आपके स्क्वायर आ चुके हैं 1/4 और 3/4। इनको जब आप ऐड करोगे तो इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1/4 और 3/4 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन परसेंटेज S कैरेक्टर और परसेंटेज P कैरेक्टर और S का क्वांटिटी, इसमें एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है। लेकिन ऑर्थोगोनल की कंडीशन के लिए आपको एक से ज़्यादा इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक और ट्रिक दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ समझने के लिए, कि यहाँ पर Px जो है अकेला आ रहा है और उसका कोफिशिएंट प्लस में है।
तो बाकी की जितनी भी इक्वेशन है उसमें जो पी एक्स का कोफिशिएंट है वो माइनस आएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर आती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 है और ये अलग है, अब यहाँ अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो z में केवल 1 2 3 आ रहे हैं, यहाँ पर y केवल 2 बार आ रहा है। तो y जब 2 बार आ रहा है तो दोनों बराबर कोफिशिएंट है, एक में प्लस और एक में माइनस। अगर 3 बार आ रही है कोई टर्म, तो 3 बार जैसे मान लीजिए टर्म आ रही है z, तो 3 बार टर्म आ रही है तो तीनों के कोफिशिएंट बराबर नहीं होंगे, एक का प्लस में होगा और 2 का माइनस में होगा। और जब चारों में आ रहा है तो एक का प्लस में और 3 का माइनस में। तो आपने क्या देखा, s के सारे कोफिशिएंट प्लस में है। उसके बाद जब हम p की बात करेंगे तो ऊपर वाला कोफिशिएंट प्लस, बाकी के माइनस। और अगर 2 हैं तो कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर, और 2 से ज्यादा है तो कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर नहीं होगी। अब जैसे वापस से देखते हैं कि ये तो प्लस हाफ हो गई, बराबर हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर ये प्लस में √3/2 और x चारों बार आ रहा है, मतलब 4 बार टर्म आ रही है। तो इसका तरीका क्या है कि आप जब इन तीनों को ऐड करोगे 1/2√3 प्लस 1/2√3 प्लस 1/2√3, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा फाइनली 3/2√3। और 3/2√3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3 का मतलब क्या हो गया, √9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको मैंने कह दिया कि ये √9 कह दिया मैंने इसको, 2 की जगह आप इसको कह सकते हो 2 को बाहर रहने दो और ये 3 आ गया। मतलब 3 को मैंने रूट में लिया तो √9 हो गया, √9/3 हो गया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली आया √3/2। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जब आपके कोफिशिएंट है तो 3 कोफिशिएंट है तो इन तीनों का सम इसके बराबर आएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में। ऐसे ही यहाँ पर ये 1 है और ये 2 हैं, तो ये जो माइनस है इनका जब आप ऐड करोगे तो 1/√6 और 1/√6 कर देता हूँ, 1/√6 प्लस 1/√6, तो ये क्या हो गया 2/√6, और 2 को आप रूट के अंदर लोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4/√6, तो ये हो गया 2/3, √2/3। तो देखो ये √2/3 आ गया। तो कहने का मतलब है कोई कोफिशिएंट को भी आप मैच कर सकते हो, ऊपर वाला प्लस होगा और नीचे वाले माइनस होंगे। तो जितने भी तरीके से मैं आपको समझा सकता था ये मैंने आपको समझा दिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो आपके ऑर्बिटल की जो वेव फंक्शन है psi1 psi2 psi3 psi4 वो क्या है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट में आप उसको रट लीजिए। अगर आपके बस की नहीं समझना तो आप उसको रट लीजिए। अब एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछे गए, तो क्वेश्चन जो पूछे गए तो वो पूछता है कि कौन सा फंक्शन सही है या कौन सा फंक्शन सही नहीं है। तो वहां पर आप ये जो मैंने छोटी छोटी ट्रिक बताई है इससे भी आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में आप याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं। तो ये अगर आपने ढंग से समझ लिया तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए नॉर्मली तो क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन में वो कोफिशिएंट चेंज कर सकता है, लेकिन आरपीसी क्या करती है, एज इट इज दे देती है प्लस माइनस साइन चेंज करके। तो वहां पर क्या है कि इतना मजा नहीं आता, क्योंकि सारी चीज आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको स्क्वायर करना है वो चेक नहीं कर सकते, परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी में स्क्वायर करना वो चेक नहीं सकते, केवल प्लस माइनस का खेल रहता है। तो फिर वहाँ लास्ट में आपको याद करना पड़ता है या ऑर्थोगोनल की कंडीशन आपको लगानी पड़ती है। तो ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, स्कूल लेक्चर में पूछे गए। वैसे तो कभी आज तक आरपीसी ने पूछे नहीं है, लेकिन स्कूल लेक्चर के एग्जाम में 2 बार रिपीट हो रखे क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आरपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अपनी तरफ से। उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगा वो जो आपको नहीं आ रहे, जो आरपीसी स्कूल लेक्चर में आ रखे हैं, वो मैं आपको अपनी तरफ से पूरे सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो आप एज अ प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो उसको सॉल्व कराऊंगा। तो जो आरपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वीडियो लेंदी हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आरपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो। तो ये हमारा जो ये जो हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर है, यूनिट है, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।